हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से है, चैप्टर नंबर 5। तो करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले सेगमेंट में दिया हुआ है कि राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। बहुत छोटे छोटे टू द पॉइंट आंसर देने हैं। कौन सी ऐसी लॉ थी जो सजेस्ट करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सजेस्ट करी थी वो थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच स्कूल डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल? जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने किस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट कराया था जिसमें इनका बहुत अहम रोल माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो इंपॉर्टेंट रोल था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेथुन स्कूल। ये जो बेथुन स्कूल था ये पहला गर्ल्स स्कूल था इंडिया के अंदर, इसलिए इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम था प्राइमरी एजुकेशन का वो कितने साल का होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार जो करिकुलम था प्राइमरी एजुकेशन का वो आइडली 7 ईयर्स तक का होना चाहिए। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कि दुर्गाराम मेहता ने ढूंढा था या जिसने फाउंड किया था? वो दुर्गाराम मेहता जो है उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करी थी? तो दुर्गाराम मेहता ने जो है ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन करी थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत अहम रोल था प्रमोट करने में और बढ़ावा देने में स्पिनिंग और वीविंग एक्टिविटीज को, जो कि एक तरह से महात्मा गांधी का जो खादी और विलेज इंडस्ट्री मूवमेंट था, फ्रीडम में जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिया के अंदर, उस दौरान इन्होंने जो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट किया, वो हेल्प कर रही थी स्पिनिंग और वीविंग एक्टिविटीज को प्रमोट और एनकरेज कर रही है। नेक्स्ट सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन से स्टेप्स जो है वो उठाए गए थे सर सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा या उनकी वाइफ के द्वारा ताकि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए? तो सर सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड और उनकी वाइफ महारानी चिमन्नाबाई जो थी, उन्होंने जो कदम उठाए ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके या और उसको फैलाया जा सके, वो था स्टैब्लिश करना बड़ौदा कॉलेज, जो कि अब है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। एक तो इन्होंने ये स्टैब्लिश किया, साथ ही साथ बड़ौदा गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज, इसकी जो है इन्होंने स्थापना करी। इसमें इन्होंने स्कॉलरशिप्स दी, फेलोशिप्स दी, स्टूडेंट्स को वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको प्रमोट किया और स्टैब्लिश की, साथ ही साथ सेंट्रल लाइब्रेरी और बड़ौदा म्यूजियम, ताकि एकेडमिक रिसर्च और पब्लिक एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा सके। गांधी जी के अनुसार लिटरेसी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो लिटरेसी है वो खाली एक इतना ही नहीं होना चाहिए कि इंसान में काबिलियत आ जाए कि वो पढ़ लिख ले, बल्कि उसका एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का वो भी उसके साथ साथ होना चाहिए, जिसमें मॉरल और सोशल एजुकेशन शामिल हो, उसका खुद की एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो कि वो एक कि क्या पहचान है, वो कैसा किस तरीके का है वो, और साथ ही साथ उसमें एक क्षमता कि वो सोच सके किसी भी चीज को क्रिटिकल तरीके से और इंडिपेंडेंटली अपनी सोच से जो है उसको, या किसी भी चीज को करने के लिए उसमें खुद की सोच होने की क्षमता हो, ये होती है लिटरेसी। गांधी जी का मानना था कि जो सही मायने में लिटरेसी है वो इंडिविजुअल्स को इतना सशक्त बनाए कि वो जो है पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए योगदान दे सके और साथ ही साथ सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जिसे कहते हैं, उसे और ज्यादा प्रमोट कर सके। कौन से एजुकेशनल रिकमेंडेशंस जो हैं वुड्स डिस्पैच में किए गए थे? तो जो एजुकेशनल रिकमेंडेशंस वुड्स डिस्पैच में थे वो था एक्सपेंशन वेस्टर्न एजुकेशन का, गवर्नमेंट का सपोर्ट, लोकल मैनेजमेंट, फीमेल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और वर्नाकुलर एजुकेशन। ये जो है रिकमेंडेशंस किए गए थे वुड्स डिस्पैच में। कौन से एफर्ट्स जो है अलग अलग रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए महाराष्ट्र के अंदर गर्ल्स एजुकेशन के? तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र के अंदर, जैसे सावित्रीबाई फुले, दोंडो केशव कर्वे, गोपाल हरी देशमुख, रमाबाई रानडे और ताराबाई शिंदे। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें करी प्रमोट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन को, स्कूल्स एस्टैब्लिश करके, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस बनवाई जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड थी विमेन्स एजुकेशन को, चैलेंज किया जो कि एक हमारे यहाँ के रिग्रेसिव, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रथाएं होती हैं हमारे यहाँ की, सामाजिक प्रथाएं जो होती है उनको
चैलेंज किया और साथ ही साथ एडवोकेट करा जेंडर इक्वालिटी को, मतलब कि मेन और वीमेन जो है वो बराबर हो। तो ये कई सारी कोशिशें करी गई। थर्ड है पार्ट एक्टिविटीज जो है ब्रह्मो समाज की आपको बतानी है। ब्रह्मो समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में। ये एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया के अंदर। का मेन एम था प्रमोट करना मोनोथेइज्म, यानी एक मूर्ति पूजन, या आप कह सकते हैं किसी एक चीज को मानना, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक बदलाव, और एक सामाजिक आपस में टॉलरेंस पावर यानी सहनशीलता जो होती धार्मिक तौर पे। तो कुछ जो की एक्टिविटीज हम कह सकते हैं ब्रह्मो समाज की थी, वो था कि वर्शिप सिंगल फॉर्मलेस और यूनिवर्सल गॉड का, आइडियल वर्शिप नहीं करना, पॉलीथेइज्म नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा भगवान को नहीं पूजना। कई सारे सोशल रिफॉर्म्स की इन्होंने वकालत करी, जिसमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा यानी जो विडो बर्निंग होती थी। इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, विमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया। साथ ही साथ इनका ये था कि जैसे कहते हैं ना इंटरफेथ डायलॉग, बातचीत में ज्यादा वो करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देते थे, सारे धर्मों को जो है रिस्पेक्ट करना, ये सब चीजें जो है इन्होंने ज्यादा एक्टिविटीज करी इससे रिलेटेड। इनका मेन एम था ढूंढना कि क्या समानताएं हैं अलग अलग फेथ में, और साथ ही साथ आपस में एक तरह से शांति बनाए रखना, सद्भावना बनाए रखना। ये मूवमेंट मेनली एनकरेज कर रहा था कि कैसे जो रीजन और रेशनैलिटी है, खास तौर से जो फेथ है उनके संबंधित, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। जो अंधविश्वास होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको रिजेक्ट करना। इंपॉर्टेंस जो है एजुकेशन की और एनलाइटमेंट, ज्ञान आपको रिलीजियस और सोशल मैटर्स में, उस पर ज्यादा जोर दिया। इन्होंने एजुकेशन को ज्यादा जोर दिया और काम किया कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुल सके, ताकि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो लोगों को दी जा सके। इन्होंने लिटरेचर बुक्स पब्लिश करी, पीरियोडिकल्स करे, ताकि अपने जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, और साथ ही साथ एक इंटेलेक्चुअल और सोशल रिफॉर्म जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश करी। इंटेलेक्चुअल यानी जो मानसिक होता है, मानसिक तौर पे बदलाव होना चाहिए, सामाजिक बदलाव है, उसको इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। फिर आता है आपका विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप एक विडो को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा से रीमैरी कर सके। ये एक बहुत ही अहम सोशल रिफॉर्म था, जिसकी बहुत ज्यादा अलग अलग मूवमेंट्स जो है इंडिया में उससे रिलेटेड चलाए गए, जिसमें जो कोशिशें थी वो कुछ रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उनका ब्रह्मो समाज है, ये सब जो थे, इन्होंने जो है ज्यादा कोशिशें करी विडो रीमैरिज की वकालत करके। विडो रीमैरिज का मेन एम था कि ये जो एक हमारे यहाँ एक सामाजिक वो होता है ना कि टैबू बना होता है, कि जो है विडोज जो थी उनको हमेशा एक भेदभाव फेस करना पड़ता था, उस चीज को इन्होंने चैलेंज किया। मतलब जो विडो हो जाती थी उनको फिर बहुत ज्यादा लोग उससे नहीं देखते थे, मतलब उनको एक अच्छा नहीं मानते थे, शुभ नहीं मानते थे, तो एक भेदभाव होता था उनके साथ। वो चीज जो है इन्होंने चैलेंज करी और उनको भी अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी एक डिग्निफाइड, अपनी इज्जत भरी और जो वो चाहती है ऐसी जिंदगी को जी सके। इस रिफॉर्म ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विडोज को एम्पावर करने में, सशक्त करने में, जेंडर इक्वालिटी को इन्होंने बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ जो यहाँ की हमारी कुरीतियां, प्रथाएं या जो भी ट्रेडिशंस थे उनको भी चैलेंज किया। नेक्स्ट आता है रविन्द्रनाथ टैगोर थॉट ऑन एजुकेशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जिसको इंपॉर्टेंस देते हुए कि नर्चर करना है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की भी इंसान के, ये सोचते हुए एजुकेशन जो है खाली रीडिंग और राइटिंग से ही संबंधित नहीं है, उससे और आगे जा सकती है। और इनकरेज करा इन्होंने क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को और क्रिटिकल थिंकिंग को। जो इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, एक खास होती है जो इंसान, हर लर्नर का एजुकेशन जो है, मतलब हर एक लर्नर में जो एक अपनी उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, एक यूनिकनेस होती है। क्योंकि एजुकेशन क्या करती है, आपको जो है आपके अंदर एक फ्रीडम ऑफ थॉट डेवलप करती है, अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट और टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। एजुकेशनल को जो है उसकी जड़ें कैसी होनी चाहिए कि आप जो है समझ सके, अप्रिशिएट करें जो नेचुरल वर्ल्ड, प्रमोट कर पाए एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को, और सस्टेनेबिलिटी यानी कितना लंबा हम उस चीज को सरवाइव कर सकते हैं।
फिर एजुकेशन के साथ इस तरह से होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए कि वो एंगेज हो पूरी दुनिया के साथ, प्रैक्टिकल इनकाउंटर्स से जो है वो ज्यादा सीखे। कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना अलग अलग कल्चर्स को, एक सेंस ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देना, रिस्पेक्ट क्रिएट करना इंडिविजुअल्स के बीच। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अपॉर्चुनिटी दे हर इंडिविजुअल को कि वो अपने खुद के पैशंस को एक्सप्लोर कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए क्रिएटिवली उनको, और डेवलप कर पाए एक स्ट्रॉन्ग सेंस सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये जो है थॉट्स थे रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशन। फिर आते हैं टीचिंग स्वामी विवेकानंद की। अब स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि वेदांता को पॉपुलराइज करा उन्होंने। इसमें उन्होंने मेनली जोर किस पर दिया कि यूनिटी होनी चाहिए सारे रिलीजन की, और डिविनिटी जो है हर एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। खुद को रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये बहुत जरूरी है एक बहुत ही लीडिंग, मतलब मीनिंगफुल और फुलफिल्ड लाइफ को, आपकी एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपको खुद को समझ हो, आपके क्या कर रहे हो, जिस चीज को चाहते हो आप उसको हासिल कर पा रहे हो। तो ऐसे में जो है अगर उस लाइफ को जीना चाहते हो तो अपने आप का खुद को एक रियलाइजेशन होना, एक आध्यात्मिक तौर पे आपका ग्रोथ होना, ये बहुत जरूरी है। इन्होंने एक यूनिवर्सल भाईचारे के कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ज्यादा जोर दिया, हार्मनी को प्रमोट करना, रिस्पेक्ट करना इंडिविजुअल्स अलग अलग फेथ कल्चर और बैकग्राउंड्स के, इम्पोर्टेंस सेल्फलेस सर्विस की ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। मानते थे कि आप अपनी खुद की जो डिविनिटी है वो रियलाइज तभी कर पाएंगे जब आप सेल्फलेस सर्विस करेंगे, और साथ ही साथ जो औरों की सफरिंग्स है उनको भी खत्म करने की कोशिश करें। होलिस्टिक एजुकेशन में इनका भी मानना था कि जो होलिस्टिक एजुकेशन है वो इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंसान को प्रदान करती है। एजुकेशन की जरूरत पे इन्होंने इसलिए जोर दिया क्योंकि ये नर्चर करती है क्रिटिकल थिंकिंग, कैरेक्टर और वैल्यूज को। इंडिविजुअल्स को बढ़ावा दिया कि वो निर्भय हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, और कोशिश करें कि हर पहलू में जिंदगी के वो जो है एक्सेल हासिल कर पाए, मतलब हर उसमें आगे निकल पाए। वुमेन्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को और उसकी एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा दिया गया तवज्जो। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो है विमेन भी बहुत ज्यादा वाइटल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस के। स्ट्रॉन्ग सेंस नेशनलिज्म का, ये खास तौर से आपके अंदर कब आएगा? एक राष्ट्रीयता की भावना, स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज होगी तब आएगा आपके अंदर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रमोट किया जाए अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस नेशन का। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मास्टरी खुद के माइंड और सेंसेस की, इस पर जोर दिया गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग है उसका एनकरेज करना इंडिविजुअल्स को कि वो एंगेज रहे एक रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस लें जो सही मायने में सच्चाई है उसका, हायर ट्रुथ्स जो है, ये सब चीजों पे जो है मेनली स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया। स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी उन्होंने इंस्पायर किया इंडिविजुअल्स को पूरी दुनिया में, प्रमोट किया स्पिरिचुअल ग्रोथ को, सोशल हार्मनी को, और साथ ही साथ नॉलेज और सर्विस को भी जो है उन्होंने काफी ज्यादा एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की। फिर आता है फोर्थ सेगमेंट, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको बताने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। आपको बताना है लिस्ट ऑफ गांधी जी फॉलोअर्स, इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे? पूर्णिमा बहन पाकवासा, जुगत राम दवे, दुर्गा राम मेहता, ठाकर बापा। तो जो नहीं है वो है पूर्णिमा बहन पकवासा। कौन से डिटेल्स है जिसको कि इंक्लूड किया जा सकता है इंडियन एजुकेशन में जब अराइवल नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स? सब्जेक्ट वाइज टेक्स्ट बुक्स, ओरल एजुकेशन, ट्रेन टीचर्स या सेपरेट क्लासरूम फॉर ईच स्टैंडर्ड? तो यहाँ पर था इसका करेक्ट आंसर ओरल एजुकेशन। क्या ऐसा कारण है कि ओल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के थे वो डिक्लाइन करने लगे? तो करेक्ट आंसर है कि प्रायोरिटी जो जॉब के अंदर थी वो उनको दी जा रही थी जो बहुत ज्यादा इंग्लिश में एक तरह से काबिल थे। एस्टैब्लिशमेंट जो है आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने एक ऐसी नई दिशा दी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। एलेक्जेंडर डफ ये एसोसिएटेड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दयानंद सरस्वती, एंग्लो वैदिक कॉलेज एट लाहौर, ई के कर्वे ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विमेन यूनिवर्सिटीज जो खोली गई, केशव चंद्र सेन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट फॉर मैरिज,
और जोनाथन डंकन, इम्प्रूवमेंट कैंपेन जो सोम प्रकाश मैग्स। फिर आते हैं स्पेशल क्वेश्चंस पे। यहाँ स्पेशल क्वेश्चंस में आपको बताना है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है एजुकेशन आइडियोलॉजी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, उसमें क्या थे। तो पहले जो है ये दोनों ही ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स थे इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जो एजुकेशनल आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। अभी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है एजुकेशनल आइडियोलॉजीज में वो देखते हैं। सिमिलैरिटीज ये थी कि दोनों बिलीव करते थे होलिस्टिक एजुकेशन में, जो नर्चर करता है इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स इंडिविजुअल। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक नैरो फोकस एकेडमिक नॉलेज पे और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो है पूरे ओवरऑल पर्सन का उस पर जोर दिया। जो सिग्निफिकेंस होती है मॉरल और एथिकल वैल्यूज की एजुकेशन में, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया। इसका मानना था कि एजुकेशन जो है वो इंस्टिल करती है ऐसी क्वालिटीज जैसे ट्रुथ, कंपैशन, टॉलरेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर। इंपॉर्टेंस इन्होंने फ्रीडम की दी एजुकेशन के लिए। उनका मानना था कि एक स्पेस होनी चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, पर्सनल एक्सप्लोरेशन की, जब भी हम कोई इंसान कोई चीज सीखता है उसकी। वही डिफरेंसेस में है, गांधी जी जो है ज्यादा जोर दे रहे थे प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, एक्टिविटीज जैसे मैनुअल लेबर है, कम्युनिटी सर्विस है, सेल्फ सफिशिएंसी है उसके लिए। जबकि टैगोर जो है फोकस कर रहे थे एस्थेटिक और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस पे, जिनमें उनका ये था कि आर्ट, म्यूजिक और नेचर जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए। टैगोर की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी वो काफी हद तक कल्चरल जो हेरिटेज है इंडिया की, उसमें जो है एक तरह से उससे जुड़ी हुई थी। गांधी जी का ज्यादा ब्रॉडर विजन था एजुकेशन का। वो ये चाहते थे कि कल्चरल बाउंड्रीज जो है उनको ट्रांसेंड किया जाए या इस तरह से एजुकेशन हो, और वो ये चाहते थे कि अलग अलग कम्युनिटीज जो है उनके बीच में यूनिटी हो। गांधी जी की जो एजुकेशनल आइडियोलॉजी है उसमें ज्यादा जोर दिया गया सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, जबकि टैगोर की जो थी उसमें इंडिविजुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज्यादा दिया गया। रोल ऑफ एजुकेशन पे जो है पर्सनल एनलाइटमेंट हो और सेल्फ रियलाइजेशन हो, इस चीज पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे डेवलपमेंट में इंडिविजुअल और सोसाइटी के, जब प्रॉब्लम्स जैसे चाइल्ड मैरिज या लैक ऑफ गर्ल एजुकेशन, इन सब के डेवलपमेंट के लिए जो है बाधाएं क्या थी। चाइल्ड मैरिज और लैक ऑफ गर्ल एजुकेशन बहुत ही, एक कहना चाहिए, पोज करते हैं सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल और सोसाइटी। क्या चैलेंजेस ऐसे जो क्रिएट किए गए थे, वो क्या थे कि चाइल्ड मैरिज डिप्राइव करता था जो यंग गर्ल्स थे उनके उनके बचपन से उनको जो है महरूम रखता था। चाइल्ड मैरिज क्या होती है, बचपन में बच्चे की शादी कर दी गई, तो जो यंग लड़कियां होती थी छोटी छोटी, उनका अपना बचपना तो वो देख ही नहीं पाती थी। उनकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो सीमित कर देता था। ना उनकी पर्सनल ग्रोथ होती थी, ना एजुकेशन मिलती थी, और ना ही कोई उनका स्किल जो था वो डेवलप हो पाता था। तो ऐसे में जो लड़कियां होती थी, यंग गर्ल्स होती थी, वो ना अपने आप को पूरी तरह से उनके में क्या पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर पाती थी, ना वो अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को पूरा कर पाती थी। और इससे क्या होता था, जो लड़की की एजुकेशन है वो भी डिसकंटिन्यू हो जाती। उनको मजबूर किया जाता था कि वो स्कूल से अपना नाम हटवा लें। उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से इसमें जो है बाधा आती थी कि एबिलिटी जो एक नॉलेज को एक्वायर करने की है वो सीमित हो जाती थी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, जो उनके खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थी। कई सारे हेल्थ रिस्क होते थे दोनों ही गर्ल चाइल्ड को और सोसाइटी को। अब भाई शुरुआत में जो प्रेगनेंसीज होती थी उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते थे चाइल्ड बर्थ के दौरान, और नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता था मदर और चाइल्ड पे। गर्ल की एबिलिटी की वो प्रॉपर हेल्थ केयर पा सके, या जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो सब उनको नहीं मिल पाती थी। बिना सहम पूरी एजुकेशन के, स्किल्स के, वो हमेशा फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट रहती थी। इससे उनकी जो एबिलिटी थी कि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोसाइटी के जो मदद कर सके, योगदान दे पाए, वो नहीं दे पाती थी। एक साइकिल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता था। उनकी अपॉर्चुनिटी सीमित होती थी। उनको जो है एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो है वो प्ले करने, उसको ही बस उनके लिए मेन माना जाता था। सोशल और कल्चरल नॉर्म्स जो मेनली परपिचुएट करते थे चाइल्ड मैरिज को, रिस्ट्रिक्ट करते थे गर्ल्स एजुकेशन को, वो कई ऐसी कम्युनिटीज है जिनमें बहुत गहराई में ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स थे, इसके लिए ऐसी मतलब कोशिशें चाहिए जो खास तौर से फोकस करे सिर्फ प्रमोट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन। जागरूकता जगाए कि क्या हार्म्स होते हैं चाइल्ड मैरिज के, विमेन को या गर्ल्स को जो है एम्पावर करें, एक्सेस हो उनकी हेल्थ केयर तक, रिप्रोडक्टिव राइट्स तक, और चैलेंज करना सोसाइटल नॉर्म्स को जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे। अगर आप एजुकेशन में या एम्पावरमेंट में गर्ल्स के इन्वेस्ट करोगे,
सोसाइटी मेनली क्या करेंगी, जो एक उनका भी योगदान है, पूरा अपना फुल पोटेंशियल है, या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो उनका योगदान है, वो भी उसको यूज कर पाएंगी, अनलॉक कर पाएंगी। क्या डिफरेंस है एजुकेशनल सिस्टम जो अराइवल ब्रिटिशर्स के पहले था और जो आज का करंट एजुकेशनल सिस्टम है उसके बीच? तो जो मेन डिफरेंस दिखता है एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के आने से पहले और जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ये है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह रिलाई करता था ट्रेडिशनल मेथड्स पे लर्निंग के, ओरल एजुकेशन को जोर देता था, गुरु डिसिप्लिन डिसाइपल रिलेशनशिप्स होते थे, होलिस्टिक अप्रोच होती। वही करंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक मॉडर्न अप्रोच फॉर्म का फॉलो करता है, जिसमें फॉर्मल स्कूलिंग होती है, एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है और स्टैंडर्डाइज तौर पर टीचिंग मेथड्स। जो प्री ब्रिटिश सिस्टम था उसमें जो है इस तरह के कोई सब्जेक्ट वाइज टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी जैसे आज होती है। एजुकेशन मेनली ओरल टीचिंग्स पर बेस्ड था और मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर। करंट सिस्टम पूरी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स है तो अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन को कवर करता है। ब्रिटिशर्स की कोलोनाइजेशन से पहले एजुकेशन जो है वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में होती थी, जैसे गुरुकुल्स के द्वारा या फिर घर पे। करंट सिस्टम ने फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने ये सब शामिल हुए। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है इससे काफी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट से बेनिफिट मिलता है। आप डिजिटल रिसोर्सेज तक पहुंच है, आपकी मल्टीमीडिया टूल्स तक, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तक। लेकिन प्री ब्रिटिश एरा में कुछ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। प्री ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पे चलता था, लैंग्वेज, फिलोसफी, लिटरेचर और मॉरल वैल्यूज। करंट वाला जो है वो बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, वोकेशनल कोर्सेज। इसमें जो है एक फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, इवेल्युएशन सिस्टम होता है जो कि टेस्ट और असेसमेंट्स पर आधारित होता है। प्री ब्रिटिश एरा में इवेल्युएशन मेनली इनफॉर्मल होते थे, पर्सनल इंटरेक्शंस में होते थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस में होते थे नॉलेज के। तो करंट एजुकेशन सिस्टम ऑपरेट करता है एक नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें डिफाइंड होती है करिकुलम गाइडलाइंस और रेगुलेशन। वही प्री ब्रिटिश एरा में जो है एक बिल्कुल ही अलग एजुकेशन सिस्टम होता था जो कि रीजन्स और किंगडम्स के अकॉर्डिंग चलता था। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।